तो ये फर्स्ट शिफ्ट जो 2021 का पीटी था उसके हिस्ट्री का सवाल है और पहला सवाल यही है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था। तो आंसर क्या आ जाएगा, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। इसलिए ये क्या गया, मूल रूप शब्द इसलिए डाला क्योंकि इसका जो है सो फिर से मरम्मत भी कई शासकों ने किया था, इसीलिए करके बोला है कि मूल रूप से किसने करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अब क्योंकि अशोक से सवाल पूछा है, अशोक का जो निर्माण कुछ है उसके बारे में पूछा है, तो हो सकता है आज सांची स्तूप के बारे में पूछे, कल हो सकता है कि उसके शिलालेख के बारे में पूछे, किस शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है। हो सकता है कि अशोक के बारे में ही कुछ ना कुछ पूछ दे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, थोड़ा सा उससे जुड़ा हुआ जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए साहब, चलिए इसका आंसर हो जाएगा अशोक। सांची स्तूप क्या हुआ, सांची स्तूप अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया। यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ठीक है साहब, रायसेन जिला में है। अशोक के द्वारा कहाँ करवाया गया, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ करवाया गया था, मध्य प्रदेश में, जो वर्तमान रायसेन जिला में अवस्थित है। चलिए साहब, अशोक की बात आई है तो अशोक से जुड़ा हुआ जो भी तथ्य है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि अशोक का नाम पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, इस तरह का सवाल। तो याद रखिएगा कि प्रियदर्शी नाम से शिलालेख में संबोधन किया गया है। किसको, अशोक को। अशोक को शिलालेखों में किस नाम से क्या कहते हैं संबोधित किया गया है, प्रियदर्शी के नाम से। ठीक है, पुराणों में अशोक का नाम क्या है, अशोकवर्धन, पुराण में अशोकवर्धन, और मास्की और गुज्जर अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। तो कई बार सवाल ये भी पूछा गया है कि अशोक का नाम अशोक किस जो है सो अभिलेख में मिलता है। तो याद रखिएगा मास्की एवं गुज्जर अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। पुराणों में क्या मिलता है, अशोकवर्धन मिलता है, और शिलालेख में क्या मिलता है, प्रियदर्शी मिलता है। ठीक है, चलिए अशोक का अन्य जो नाम है वह है, देखिए, कामाशोक, चंडाशोक, ये अशोक का अन्य नाम है। ठीक है ना। चलिए अशोक के द्वारा जो बनाया गया सबसे छोटा अभिलेख है वो जो है कौन है, रुम्नदेई। कौन है, रुम्नदेई है सबसे छोटा अभिलेख। याद रखिएगा अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, रुम्नदेई अभिलेख है। ठीक है ना। चलिए अशोक का जो शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी कहाँ है, पाकिस्तान में, और मनसेहरा ये भी पाकिस्तान में। ये जो अभिलेख है किस में लिखा गया है, खरोष्टी लिपि में। किस में, खरोष्टी लिपि में। याद रखिएगा कि अशोक का जो शिलालेख है ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, अरमाइक लिपि में, ये सारे लिपियाँ में मिलती हैं। ठीक है ना, और सबसे अधिक जो है वो है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है ना साहब। तो याद रखिएगा कि ये शहबाजगढ़ी जो अभिलेख है और मनसेहरा दोनों पाकिस्तान में है, दोनों अशोक के द्वारा बनाया गया शिलालेख है, और ये जो लिखा गया किस लिपि में, खरोष्टी लिपि में। किस लिपि में है, खरोष्टी लिपि में। और अरमाइक लिपि में कहाँ से प्राप्त होता है, अफगानिस्तान से। अरमाइक लिपि में अफगानिस्तान से जो भी शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें क्या है, अरमाइक लिपि में। चलिए अशोक का अधिकांश शिलालेख किसमें है, ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, याद रखिएगा कि जैसे ये है ना लेहमान, लेहमान शिलालेख जो है अफगानिस्तान में, ये है अरमाइक लिपि में। ठीक है साहब, हो सकता है कि पूछ दे कि अरमाइक लिपि में लिखी हुई अशोक का कौन सा शिलालेख है, तो याद रखिएगा लेहमान। ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा साहब कि अशोक का अधिकांश शिलालेख किस में है, ब्राह्मणी लिपि में है। अशोक का रामपुरवा स्तंभ लेख, अशोक का रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ है, चंपारण में। लौरिया अरेराज एवं लौरिया नंदनगढ़ भी कहाँ स्थित है, चंपारण में स्थित है साहब। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, क्योंकि अशोक का जो 14 शिलालेख है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात किस शिलालेख में है, उन्होंने क्या कहते हैं धर्म की घोषणा किस शिलालेख में की है, महापात्रों की नियुक्ति किस में की है। ठीक है ना। सादा जीवन, धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए किस शिलालेख में बोला है। तो ये सारे बातें हैं। ठीक है ना साहब,
हम लोग थोड़ा सा देख लेते, जो इंपॉर्टेंट शिलालेख है इसका, जहाँ से सवाल आ सकता है उसको थोड़ा सा देख लेते। देखिए प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख में पशु बलि का निंदा किया गया। क्या किया गया? पशु बलि का निंदा, मतलब आप पशु का जो बलि देते हैं क्या है, इसका ये निंदा किया है। बोला कि जीवों की हत्या करना ये पाप है, क्योंकि अशोक पहले क्रूर था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों का वध करके तब वो शासक बना था, तब वो शासक बना था। लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग कहाँ पर था? जो उड़ीसा था ना, उड़ीसा का नाम कलिंग था। जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उस कलिंग युद्ध में कहा जाता है कि इतने लोग मारे गए, लाखों की संख्या में मारे गए। और जब उस मारने के बाद जब अशोक देखा कि इतने लाश गिरे हुए, तब उसे लगा कि एक क्षेत्र के लिए, एक भूमि के लिए मैंने हजारों लाखों लोगों की हत्या कर दी, इतने परिवारों को मैंने उजाड़ दिया, इतने बच्चे, इतने महिलाएं जो है सो विधवा हो गई, बच्चे जो है सो अनाथ हो गए। और इन सारे कंडीशन को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसी समय वो कसम खा लेता है और बौद्ध धर्म के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देता है कि अब किसी भी मनुष्य की बात तो छोड़ दीजिए, अपने क्षेत्र विस्तार के लिए एक जीव तक की हत्या हम नहीं करेंगे। आए समझ में? और उसी समय से अशोक क्या कर गया कि अपना धार्मिक जीवन बिताना शुरू कर दिया। और धार्मिक जीवन बिताना शुरू तो किया ही बौद्ध धर्म के अनुसार, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानना शुरू किए थे अशोक। और इसके साथ साथ अपने जनताओं को, अपना जो अधिकारी था उनको भी धार्मिक जीवन बिताने का उन्होंने आदेश दिया, सलाह दिया। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे कि प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। चलिए साहब, सेकंड देख लेते हैं हम लोग। सेकंड है दूसरा शिलालेख। दूसरा शिलालेख, इसमें मनुष्य एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। मतलब लोगों के प्रति इतनी अब सहानुभूति आ गई, इतना हृदय परिवर्तन हो गया कि उन्होंने मनुष्य और पशु दोनों के चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन दूसरा शिलालेख में किया है कि उन्होंने किस प्रकार से मनुष्य और पशुओं के चिकित्सा व्यवस्थाओं को मजबूत किया था। इसके बारे में उन्होंने दूसरे शिलालेख में अंकित करवाया। ठीक है साहब। चलिए तीसरा शिलालेख, राजकीय अधिकारी को हर 5वें वर्ष दौरा, अपने राज्य की दौरा करने के लिए बोला कि आप हर 5 वर्ष पर पूरे जो मौर्य साम्राज्य है उस मौर्य साम्राज्य का दौरा करिए, ताकि वहाँ की जनताओं को, वहाँ के लोगों की जो भी परेशानी है वो हमारे तक पहुँच पाए। इसी लेकर के सारे अधिकारी को बोला कि 5 वर्ष पर हर वर्ष जो मौर्य साम्राज्य है उसका क्या करिए, आप दौरा करिए। ऐसा नहीं बात है। चलिए पहला शिलालेख में क्या था? पशु बलि की निंदा। दूसरा में क्या था? मनुष्य और पशुओं का चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन। तीसरा में क्या है? राजकीय अधिकारी को 5 वर्ष पर दौरा राज्यों का। चलिए चौथा में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हिंसा के स्थान पर क्या अपनाना? अहिंसा को अपनाना। ठीक है, इस नीति का वर्णन किया। 5वां शिलालेख, धर्म महापात्रों की नियुक्ति करना। धर्म महापात्रों की नियुक्ति करना जो धर्मों का प्रचार प्रसार कर सके। ठीक है ना। चलिए छठा शिलालेख में आत्मा नियंत्रण की बात की। आत्मा नियंत्रण की बात की मतलब आप चाहें तो अपना जो महत्वाकांक्षा है, क्योंकि अशोक अपने महत्वाकांक्षा के लिए इतने लोगों की हत्या की थी, तो कहा जाता है कि आप अपने महत्वाकांक्षा को, आप हृदय को नियंत्रित करके आप अपने महत्वाकांक्षा को रोक सकते हैं। ये बातें कहाँ, कौन? अशोक। किस में? ये छठा अभिलेख में। ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि अगर जिस समय ये कलिंग का युद्ध हुआ था, अगर हम खुद आत्मा पे नियंत्रित कर लेते कि हमें इस क्षेत्र विस्तार नहीं चाहिए, तो इतने लोगों की हत्याएं नहीं होती। इसीलिए करके कहा आत्मा नियंत्रण की बात। ठीक है साहब, तो 6 हो गया। चलिए सातवां शिलालेख, ये इसमें यात्रा वृत्तांत का उल्लेख है। ये जो अशोक जो है जहाँ जहाँ यात्रा किए थे वहाँ के बारे में उल्लेख किया गया है। और याद रखिएगा ये 7वां अभिलेख ये सबसे बड़ा अभिलेख है साहब, सबसे बड़ा अभिलेख है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए साहब 7 हो गया। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। चलिए पहला कौन सा था? पशु बलि की निंदा। दूसरा क्या था? मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन। तीसरा में क्या था? राजकीय अधिकारी को 5 वर्ष दौरा पर जाएं, राज्यों के दौरा पे जाएं। उसके बाद क्या था? भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। उसके बाद 5वां क्या था?
महापात्रों की नियुक्ति, छठा क्या था, आत्मा नियंत्रण की बात, और सातवां में क्या है, यात्रा वृत्तांत। क्या है, यात्रा वृत्तांत। चलिए साहब, आठवां शिलालेख, इसमें भी यात्रा वृत्तांत का ही उल्लेख है, आठवां में भी, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा कि जितना यात्रा वृत्तांत इसमें है उससे कई गुना अधिक ये सातवां में है, इसीलिए सबसे बड़ा यात्रा वृत्तांत है और सबसे बड़ा शिलालेख भी है, ठीक है ना। चलिए, शिलालेख का मतलब क्या होता है, पत्थरों पर अंकित कराया गया जो लेख होता है, लिपि होता है, उसको शिलालेख बोलते हैं। चलिए, अगला है 9वां शिलालेख, इसमें सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया है। सच्चे शिष्टाचार यानी अनुशासन की बात की है, ठीक है। मनुष्य को अनुशासित होना चाहिए, शिष्टाचार के रूप में जीवन व्यतीत करना चाहिए। चलिए, 10वां शिलालेख, राज्याधिकारी प्रजा के हित में सोचे, मतलब राज के जो भी अधिकारी हैं वो हमेशा प्रजा के हित में सोचे, ठीक है। अपने क्षेत्र को बढ़ाने के चक्कर में या अपना जो है सो प्रभुत्व स्थापित करने के बारे में ना सोचें, केवल और केवल राज के अधिकारी किसके बारे में सोचे, प्रजा के हित के बारे में सोचे, ठीक है ना। ये 10वां शिलालेख है इसका। 11वां शिलालेख, धर्म की विशेषता की व्याख्या, मतलब धर्म यानी अहिंसा को अगर आप अपनाते हैं तो अहिंसा कितना ज़्यादा जरूरी है मनुष्यों के लिए, इसके बारे में और इससे फ़ायदे क्या होते हैं, इसके बारे में 11वां शिलालेख में बताया गया है, ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अच्छा बोल देते हैं। चलिए, 11वां था ना, 11 हो गया था ना। चलिए, एक 13वां जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। 13वां में क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन, ये जरूर याद रखिएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन। और उसके हृदय परिवर्तन की बात किसमें है, किसमें है, 13वां में। 14 में क्या है बताइए, हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन। तो हृदय परिवर्तन, और इसमें कलिंग युद्ध और इसमें हृदय परिवर्तन, ये याद रखिएगा साहब। ये कई बार देखिए, एक तो आत्मा नियंत्रण की बात, एक कलिंग युद्ध का बात, एक आप क्या कहते हैं हृदय परिवर्तन का बात, और एक आत्मा नियंत्रण की बात था, ठीक है। और पशु बलि निंदा, और एक जो है सो धम्म घोष जो था, भेरी घोष के जगह पर चौथा पे धम्म घोष। ये 4-5 कई बार रिपीट किया साहब, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला है कि मौर्यकालीन इतिहास का वर्णन चाणक्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है ये राजनीतिक की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, राजनीतिक की पुस्तक है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाहे चाणक्य बोलिए या कौटिल्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए, ठीक है साहब। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक था जो नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन है ये राजनीतिक की पुस्तक। मौर्य काल में राजप्रसाद किससे बने होते थे, लकड़ी के बने हुए होते थे, ठीक है। राजप्रसाद मतलब राजा का जो महल था वो किससे बना था, लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है साहब। और मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहलाती थी। क्या कहलाती थी, सीता भूमि कहलाती थी। और जो शीर्षस्थ अधिकारी हुआ करता था, मतलब शीर्ष स्थान पे जो अधिकारी हुआ करता था वो क्या कहलाता था, तीर्थ कहलाता था। क्या कहलाता था, तीर्थ कहलाता था, ठीक है साहब। और अशोक का जो राजप्रसाद है, मौर्यकालीन जो राजप्रसाद है, ये पटना का जो कुम्हरार था ना, पटना का कुम्हरार, वहाँ से जो है सो प्राप्त होता है, ठीक है। और वहाँ पर आदम कुआं भी है, एक आदम कुआं भी है, वो मौर्यकालीन अवशेष है, ठीक है। और पटना का जो कुम्हरार पार्क अभी देख रहे हैं वो भी मौर्यकालीन अवशेष है, वहाँ पर राजप्रसाद हुआ करता था मौर्यकालीन राजाओं का, ठीक है साहब। चलिए, अशोक के समय में जो प्रांत था, मौर्य साम्राज्य का जो प्रांत था ना, वो 5 भागों में बटा हुआ था, 5 प्रांत में बटा हुआ था। मतलब मौर्य साम्राज्य कुल 5 प्रांतों में 5 राज्यों में बटा हुआ था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो था वो केंद्रीय व्यवस्था थी, वो केंद्रीय व्यवस्था थी। और याद रखिएगा कि भारतीय शासक, यह पहला शासक था जिन्होंने केंद्रीय व्यवस्था को लागू किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। केंद्रीय व्यवस्था को लागू किया था चंद्रगुप्त मौर्य, जो राज्यों में जो है सो विभक्त किया था अपने साम्राज्यों को, ठीक है। ये पहला भारतीय शासक था। चलिए अब देखिए 5 प्रांत कौन था और उसकी राजधानी कहाँ थी और उसका क्षेत्र कहाँ हुआ करता था, इसको देखिएगा। देखिए पहला है
कलिंग जो है इसकी राजधानी तोसली, और ये क्षेत्र जो हुआ करता था ओडिशा का क्षेत्र, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अवंती, अवंती इसकी राजधानी उज्जैनी, और इसका जो क्षेत्र हुआ करता था गुजरात और मालवा, गुजरात और मालवा। उसके बाद देखिए प्रासी, प्रासी ये पूर्वी प्रांत, प्रासी बोलिए या पूर्वी प्रांत बोलिए, पूरब हो गया तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, और ये बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता था साहब, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उत्तरापथ, उत्तरापथ ये तक्षशिला, और ये क्षेत्र कहाँ हुआ करता था, गंधार, पंजाब, कश्मीर और अफगानिस्तान, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दक्षिणापथ ये सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, और ये हुआ करता था विंध्याचल का क्षेत्र, ठीक है, विंध्य का क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है साहब। अशोक का जो पुत्र दशरथ था, इन्होंने कौन सा गुफा बनाया था, नागार्जुन गुफा बनाया था। कौन बनाया था, नागार्जुन गुफा बनाया था। और अशोक कौन कौन सा गुफा बनाया था, कर्ण, चौपार और बराबर। कहाँ बनाया था ये, कर्ण चौपार कहाँ बनाया था ये, गया में बनाया था ना। कहाँ बनाया था ये, गया में बनाया था साहब, ठीक है ना। क्या बोले, यही तो लिखे हैं, अशोक का पुत्र नागार्जुन गुफा, नागार्जुन गुफा, पुत्र, पौत्र होगा, पौत्र होगा, पौत्र, पौत्र होगा, पुत्र लिखा गया यहाँ पर, पौत्र होगा, पोता इसका बनाया था, दशरथ था। चलिए साहब, इतना याद रखेंगे हम लोग इससे, ठीक है साहब। लगभग लगभग जो था इम्पोर्टेंट फैक्ट वो अशोक का लगभग लगभग हो गया, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये सब बउआ वाला सवाल है ना, तो रायगढ़। क्या हो जाएगा आंसर इसका, रायगढ़। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, सतारा को राजधानी कौन बनाया था, दूसरी राजधानी बताइए तो। सतारा को राजा राम, ये बात बताए थे पिछले सेट में भी शायद बताए थे ना, राजा राम, राजा राम बनाया था। राजा राम क्या कहते हैं किसका पुत्र था, संभाजी का, संभाजी का क्या था, पुत्र था, संभाजी का पुत्र था कौन, राजा राम। और इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था, सतारा को बनाया था। हाँ, ये राजा राम संभाजी का पुत्र था, और संभाजी जो था ये शिवाजी का। तो क्या हुआ, कौन राज, ना ना ना, नहीं नहीं, अभी आपको बता देते हैं ना, रुकिए ना एक मिनट, अभी आपको बता देते हैं, लास्ट में ना बता देंगे, अभी जो पीडीएफ आपको बताए थे उसी में लिखा हुआ है। चलिए, अब देखिए, संभाजी के पुत्र राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी, सतारा को बनाई थी। अब देखिए, ये है आपका शिवाजी, क्योंकि शिवाजी से सवाल था ना, ये शिवाजी ने राजधानी कहाँ बनाई थी, तो कहाँ बनाई थी, रायगढ़ को। अब देखिए, शिवाजी से जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट है थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। चलिए, शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को कहाँ हुआ है, शिवनेर दुर्ग में हुआ है। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, इनके माता का नाम जीजाबाई, और इनके गुरु का नाम क्या था, रामदास। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। क्या बोले, राजा राम और संभाजी का पुत्र साहू। सोयराबाई, 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 सचेरा भाई था, और राजा राम सौतेला भाई। अच्छा ठीक है, उसको ठीक कर देंगे हम तब। चलिए, उसको ठीक कर देंगे हम। चलिए, सर्वप्रथम देखिए शिवाजी, देखिए शिवाजी जो था ना, ये बहुत गरीब परिवार का व्यक्ति था। इनके पिताजी जो थे ना, केवल ये पुणे का एक जागीरदार हुआ करते थे, ठीक है ना, बहुत बड़ा ये फैमिली नहीं था, लेकिन इनका महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा था। और इन्होंने जब इन्हें जागीरदारी वहाँ से मिला, क्योंकि शाहजी भोसले अपना जागीरदारी छोड़ करके ये शिवाजी को दे दिए थे, और ये अपने खुद नौकरी कर लिए थे पुणे में। जब क्या बोले, वो हम क्लियर लास्ट में कर देंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर डाउट है तो लास्ट में क्लियर कर देंगे, क्योंकि अगर वीडियो शूट हो रहा है तो इसमें 15 घंटा तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, फिर आप ही बोलिएगा कि जो सर वीडियो 3 घंटा का हो गया 2 सवाल में। आ रहा समझ बात है, कहीं मिस्टेक है तो उसको ठीक कर देंगे हम। चलिए,
तो ये बातें समझ में आया। चलिए, तो सर्वप्रथम शिवाजी जो है ना अपने, देखिए जब ये जागीरदारी से मिला तो ये अपने साम्राज्य को विस्तरित करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। और ये सर्वप्रथम 1644 ईस्वी में बीजापुर का जो तोरण का किला था उस पर क्या कर लिया, ये अधिकार कर लिया। फिर 1656 ईस्वी में अपनी राजधानी कहाँ बना ली है, रायगढ़ को बनाया, अपनी राजधानी रायगढ़ को। शिवाजी को जो राजा की उपाधि दी थी, कौन दी थी, औरंगजेब दी थी। और यही औरंगजेब आपको पता है कि शिवाजी को बाद में जयपुर भवन में क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। शिवाजी 1664 में एवं 1670 ईस्वी में किसको लूटा, सूरत को लूटा। और 1664 में जब लूटा था ना, तो 1665 में एक संधि हुई थी, 1665 में एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुआ था। ठीक है साहब, शिवाजी के मध्य हुआ था, क्योंकि 64 में लूटा गया, इसी वजह से महाराजा जय सिंह उस समय क्या किए, शिवाजी से पुरंदर की संधि किए। देखिए शिवाजी जब जिस समय ये क्षेत्रों को लूटना शुरू किए थे, तो इनका काम ही था कि दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करना, और आक्रमण करके उन क्षेत्रों को मराठा साम्राज्य में क्या कर लेना, मिला लेना, ये इनका काम हुआ करता था। अगर कोई क्षेत्र इनको, अगर मान लीजिए कि नजराना दे दिया, मतलब क्या कहते हैं, उस क्षेत्र के बदले में कुछ पैसा दे दिया, तो वो उस क्षेत्र को छोड़ के चले आते थे। ठीक है, शिवाजी को औरंगजेब क्या किया था कि मई 1666 को जयपुर भवन में क्या कर लिया, कैद कर लिया। ऐसा नहीं, जयपुर भवन में कैद कर लिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, शिवाजी की मृत्यु 53 वर्ष की, मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 में हुआ, 3 अप्रैल 1680 में हो गया। शिवाजी का मंत्री परिषद क्या कहलाता था, अष्टप्रधान। क्या कहलाता था, अष्टप्रधान, क्योंकि 8 लोगों का, 8 मंत्रियों का यह समूह हुआ करता था, इसीलिए करके ये कहलाता था अष्टप्रधान। और कई बार बीपीएससी और भी एग्जाम पूछा है कि शिवाजी के मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता है, इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है। तो क्या याद रखिएगा, अष्टप्रधान। और अष्टप्रधान का जो प्रमुख हुआ करता था वो पेशवा, और पेशवा का अर्थ है यहाँ पर प्रधानमंत्री। पेशवा जो हुआ करता था वो प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक है साहब, चलिए अब देखिए अष्टप्रधान में कौन कौन शामिल हुआ करते थे। तो पहला याद रखिएगा पेशवा, जो कौन होते थे, प्रधानमंत्री। उसके बाद सरी-ए-नौबत, महाभिवी साहब, महाभिवी पूछा जाएगा कि जो शिवाजी का जो अष्टप्रधान था उसमें सरी-ए-नौबत किसका पद हुआ करता था, तो याद रखिएगा राजस्व मंत्री का। किसका, चलिए अच्छा राजस्व मंत्री दो हो गया। हाँ, एक मिनट, कौन सा हो जाएगा सर, एक बार इसको करवाए हैं ना बीपीएससी वाले में। हाँ, सैन्य व्यवस्था, इसको कर लीजिएगा, सैन्य व्यवस्था का प्रधान, सरी-ए-नौबत सैन्य व्यवस्था का प्रधान। और ये ठीक है, आमत जो है ये राजस्व मंत्री। ठीक है, ये राजस्व मंत्री। सुमंत जो हुआ करते थे ये विदेश मंत्री, इसको कट कर लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा सुमंत कौन सा, विदेश मंत्री। पंडित राव धार्मिक कार्यों की तिथि का निर्धारण, मतलब जो भी धार्मिक कार्य हुआ करता था, हम लोग देखते हैं अभी भी तिथि का निर्धारण करते हैं, तो वो जो तिथि का निर्धारण करता था वो पंडित राव करते थे। न्यायाधीश क्या होते थे, न्याय विभाग के प्रधान हुआ करते थे, न्याय विभाग के प्रधान न्यायाधीश। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट है वाक्यान्वीस जो हुआ करते थे सूचना एवं गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। और चिटनस जो हुआ करते थे ये राजकीय पत्रों का भाषा शैली का देखरेख करता था, मतलब जो भी राजकीय पत्र हुआ करते थे, क्योंकि अलग अलग राजाओं का अलग अलग क्षेत्रों का भाषा अलग हुआ करता था, तो उनका जो ट्रांसलेट करना और उनकी जो भाषा शैली है उसका देखरेख करना वो चिटनस जो अधिकारी हुआ करते थे वो करते थे। ठीक है साहब, इनके समय में, जो शिवाजी के समय में जो मराठा का दरबारी भाषा हुआ करता था वो मराठी हुआ करता था। ठीक है साहब, क्या हुआ करता था, मराठी। शिवाजी का जो व्यवस्था था ये मलिक अंबर पर आधारित था। किस पर आधारित था, मलिक अंबर व्यवस्था, ये कृषि का व्यवस्था और उस पर आधारित था। ये काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग शुरू सबसे पहले किसने किया था, शिवाजी ने किया। काठी एवं मानक छड़ी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी जमीन उमीन मापते हैं ना, लग्गा जो जमीन मापते हैं, तो उस तरह की जो व्यवस्थाएं शुरू किया था वो शिवाजी किए थे।
मराठा क्षेत्र दो भागों में विभाजित हुआ करता था। मराठा का क्षेत्र मुख्यतः दो भागों में विभाजित हुआ करता था। एक हुआ करता था स्वराज। क्या? स्वराज। स्वराज वह क्षेत्र कहलाता था जो मराठा के नियंत्रण में पूर्णतः हो। मराठा के नियंत्रण में पूर्णतः हो वो कहलाता था स्वराज। क्या कहलाता था? स्वराज। याद रखिएगा, स्वराज मराठा के नियंत्रण में, ठीक है। और एक हुआ करता था मुगतई या मुल्क एक कदीम। मुगतई या मुल्क एक कदीम, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा गया साहब। और ये जो हुआ करता था जिस क्षेत्र से वो अपना दावा करते थे, मतलब जो क्षेत्र मराठा के नियंत्रण में हो, मराठा उस पर शासन कर रहे हो, तो उसको स्वराज बोला जाता था। लेकिन जो क्षेत्र मराठा के नियंत्रण में नहीं हो लेकिन मराठा उस पर दावा कर रहा हो तो वो कहलाता था मुगतई। जैसे कि पीओके अपना अंदर में भी नहीं है लेकिन हम लोग दावा करते हैं कि पीओके अपना है, तो वो कहलाएगा क्या? मुगतई, मराठा के हिसाब से समझिए, ठीक है ना। और जैसे कि जो क्षेत्र जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र अपने पास है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्वराज। आए समझो, इस तरह की बातें थी। चलिए साहब, अगला देखिएगा। शिवाजी के समय में कई टैक्स भी लगाया गया था, उस टैक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है चौथ। चौथा नहीं, चौथ होगा, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत मिलेगा ही। चौथ है। चौथ ये भू राजस्व का 1/4। चौथ जो हुआ करता था भू राजस्व का 1/4, मतलब भू राजस्व जितना होगा, जितना उपज होगा उसका 1/4 हुआ करता था। और ये जो लिया करता था आक्रमण ना करने के बदले में, आक्रमण ना करने के बदले में। आपको पहले ही बताया कि शिवाजी का जो साम्राज्य विस्तारित करने का जो फंक्शन था, जो तरीका था, वो था लूट करना और दूसरे साम्राज्य पर आक्रमण करना। तो जब भी ये कमज़ोर साम्राज्य पे आक्रमण करते थे तो वो साम्राज्य के लोगों को कहते थे चाहे तो हम लूट करके तुम्हारे क्षेत्र को मिला लेंगे, या हमसे बचना है तो तुम्हारा जितना उपज होता है, तुम्हारा जितना राजस्व है, टोटल राजस्व है, उस राजस्व का 1/4 हमें दे दो, हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे। आए समझ में? एक तरह से रंगबाजी टैक्स जिसको बोलते हैं, उस तरह की बातें। तो वो हुआ करता था कि चौथ, और ये भू राजस्व का 1/4 हुआ करता था, ठीक है साहब। और ये जो लिया जाता था किसके कारण? आक्रमण ना करने के बदले, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए सरदेशमुखी। सरदेशमुखी ये चौथ प्लस 10%, मतलब 1/4 का मतलब हुआ 25% और प्लस 10%, कुल मिलाकर के 35%, ठीक है ना। 35% ये मुगलों के अधीन क्षेत्र जिस पर मराठा क्या करता था? दावा करता था, वहाँ से लेता था। देखिए, अब देखिए कितना ये शिवाजी का साम्राज्य इतना मजबूत था कि मुगल जो शासक था उससे भी टैक्स लिया करते थे। देख रहे हैं ना कि कितनी शक्तिशाली ये साम्राज्य बन गई थी। जबकि हम लोग जानते हैं कि मुगल साम्राज्य इतना बड़ा था, इतना बाबर, हुमायूं, अकबर पढ़ते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कि जो मराठा जो है वो शिवाजी से भी क्या ले रहा है? टैक्स ले रहा है। सॉरी, शिवाजी खुद टैक्स ले रहा मुगलों से। और उस समय देखिए 1627 और 1680, इन दोनों बीच में देखिए 1627 में आपको पता है कि कौन मर गया था? जहांगीर मर गया था। तो जहांगीर के बाद कौन शासक बना होगा? जहांगीर के बाद कौन बना होगा? शाहजहां। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शाहजहां और औरंगजेब जैसे लोगों से भी 1658 में जाके फिर औरंगजेब बन गया। तो इसका मतलब शाहजहां और औरंगजेब जैसे जो मुगल का ताकतवर शासक था उसके भी क्षेत्रों से, उससे भी क्या लिया करते थे? ये टैक्स लिया करते थे, समझ रहे हैं। और वैसे क्षेत्र से जिस पर मराठा बोलता था कि ये क्षेत्र मेरा है, लेकिन वो था किसके अंदर? मुगलों के अंदर। तो वहाँ बोलता था कि चाहे तो आप क्षेत्र दे दीजिए या फिर हमें क्या दीजिए? टैक्स दीजिए। वो भी कितना? 35% का, चौथ प्लस 10% एक्स्ट्रा। तो आप पर हम क्या करेंगे? हमला नहीं करेंगे। तो सरदेशमुखी यहाँ से लिया जाता था। चलिए, उसके बाद देखिए कि सरजामी व्यवस्था मराठाओं के भू राजस्व का व्यवस्था था। सरजामी व्यवस्था का पूछा जाएगा कि मराठाओं का जो सरजामी व्यवस्था था इसका संबंध किस क्षेत्र से था? क्या बोलेंगे हम लोग? भू राजस्व व्यवस्था से। चलिए, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बने? संभाजी बने। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी बने। चलिए साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है शिवाजी से, ठीक है साहब। कोई डाउट इसमें? नहीं ना। शिवाजी से इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, लगभग देखिए जो भी टॉपिक आता है तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है सारे को हम लोग क्या कर दिए हैं? कवर कर दिए हैं। चलिए साहब, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन थे? क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए बउआ वाला सवाल है ना,
चलिए साहब, देखिए जितना भी सवाल आपको मिल रहा होगा और जो हमको लगता है कि फाउंडेशन बैच किए होंगे, लगभग सवाल लगेगा कि वहीं से आ रहा है। ऐसा नहीं लगता होगा। हाँ, 10% की बात नहीं करेंगे हम, 10% तो हम लोग भगवान तो नहीं है ना कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन लगभग सवाल आप देखते होंगे जो टॉपिक पढ़ाए हैं और वो टॉपिक से सवाल आया है तो सवाल बाहर नहीं जाता होगा मेरे समझ से। हाँ, 1-2 सवाल की बात उसका तो हिसाब किताब हम पहले ही बोल देते हैं कि 10%, 100 सवाल में 10 सवाल का कोई माँ बाप नहीं है। कभी इडली पूछ सकता है तो कभी डोसा पूछ सकता है। चलिए, हमको तो लगता है अब चाउमीन पूछेगा। चलिए, इसका आंसर हो जाता है लॉर्ड लिथगो। चलिए, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और विंस्टन चर्चिल गांधी जी को एक नाम से पुकारे थे, अर्धनग्न फकीर। क्या बोले थे? अर्धनग्न फकीर। याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल गांधी जी को क्या बोले थे? अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर। ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी किए हैं, इस लाइन को पहले भी किए हम लोग। जो आप आंसर देख रहे हैं ये लाइनें इससे पहले भी दरोगा वाले सेट में ही करवाए हम लोग। देखिए, इस आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को पारित हुआ। ठीक है साहब, 9 अगस्त 1942 को ही गांधी जी, क्योंकि 9 अगस्त को ये प्रस्ताव 7 अगस्त को पास हुआ और 9 अगस्त से आंदोलन शुरू हो गया और 9 ही अगस्त को जो है सो गांधी जी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं की ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है साहब, कांग्रेस का जो भी नेताएं थे वो और गांधी जी को 9 ही अगस्त जिस दिन शुरुआत हुआ उसी दिन से ही गिरफ्तार करना शुरू हो गया। अब यहाँ से सवाल आता है कि किनको कौन सा जेल में भेजा गया था। ठीक है साहब, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आपको पता है कि गांधी जी क्योंकि इसके बारे में और बताएं इसलिए कम डालें इसमें। ठीक है ना, गांधी जी, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, इन सारे को कहाँ डाला गया था? आगा खां पैलेस में डाला गया। ठीक है साहब, आगा खां पैलेस में डाला गया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी को अल्मोड़ा में, बांकुरा में, क्या? अबुल कलाम आज़ाद को कहाँ पे? बांकुरा में। और नेहरू जी को अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा उत्तराखंड में कि महाराष्ट्र में? तो उत्तराखंड में ना। अब बांकुड़ा पश्चिम बंगाल। चलिए, ये बातें हम पहले भी करवाए साहब। चलिए, और इस समय को बताए थे, बड़ा भिभियाई सवाल आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो का कौन संचालन किए थे? ऊषा। चलिए, इस बार टेस्ट में भी हम लोग डाले थे ना। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से किस में किया गया चित्रकार को जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से किस होगा यहाँ पर? किस चित्रकार को नादिर उल अस्त, या यहीं पर नादिर उल अस्त बोलिए या नादिर उल अस्त्र बोलिए, ठीक है, के खिताब से नवाजा गया? क्या हो जाएगा आंसर? उस्ताद मंसूर। ये बीपीएससी का जब करवाए थे उस समय भी हम डाले थे, लेकिन हम लोग को ध्यान में थोड़े रहता, हम लोग तो मान लीजिए। चलिए, आंसर क्या आ जाएगा? उस्ताद मंसूर। आंसर क्या आ जाएगा? उस्ताद मंसूर। ठीक है साहब, देखिए बीपीएससी वाला सवाल सब टेली कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना सब। तो उस समय बोलता सर हम दारोगा के स्टूडेंट हैं, बीपीएससी के नहीं है सर। ले बकलोल कहीं का, ये बाटल है कि भाई यारी है, बीच दवाल खड़ा कर दिए। बस पूछने का तरीका अलग होता है बीपीएससी का और इसका, बाकी चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, हाँ, मेंस की बात अलग हो जाती है, लेकिन पीटी सबका सेम होता है, दोनों का, बस पूछने का तरीका अलग होता है। चलिए साहब, चलिए जहांगीर की बात आई है और चित्रकला की बात आई है, तो हम इससे जुड़ा हुआ चीज़ें को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में क्या था? चरमोत्कर्ष पे था। सबसे अधिक चित्रकला का अगर विकास हुआ तो जहांगीर के समय में हुआ, क्योंकि जहांगीर खुद चित्रकारी करते थे और ये बोलते थे कि अगर कोई चित्रकार
किसी व्यक्ति का अगर या किसी पक्षी का आँख बनाया, कोई उसका क्या कहते हैं अलग भाग बनाया, अलग अलग अगर चित्रकार बनाया, तो मैं देख के बता दूंगा कि ये जो है सो कौन कौन चित्रकार बनाए हैं। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस था किसको? जहांगीर को। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस था इसको, इसीलिए करके मुगल चित्रकला का जो है सो स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है ना साहब। चलिए अब देखिए इसके दरबारी जो चित्रकार थे कौन थे? उस्ताद मंसूर, और इन्हें नादिर उल अस्त्र या नादिर उल अस्त्र, यही बात बोले हैं ना, इनको जो है सो दिया गया उपाधि, और ये बातें हम लोग बीपीएससी में भी बोले थे। चलिए अब बात आई जहांगीर की। जहांगीर से जुड़ा हुआ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए इनका जो जन्म हुआ था जहांगीर का 30 अगस्त 1559 को। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सलीम था। चलिए 1605 में ये गद्दी पर बैठे, 1605 में ये गद्दी पर बैठे, और क्योंकि 1605 में अकबर क्या हो गया था? 1605 में इसके जो पिता थे, जहांगीर के जो पिता थे 1605 में अकबर, वो क्या कर गए? क्षुद्र ग्रह पे पहुंच गए, इसीलिए करके 1605 में क्या बन गए? शासक बन गए। इनका विवाह राजा मान सिंह की बहन मानबाई से, राजा मान सिंह की बहन मानबाई से, आपको पता है कि मान सिंह दरबारी था, वो अकबर के दरबारी हुआ करते थे, और उनकी जो बहन थी मानबाई, उनसे विवाह किया यह 1585 में। और ये मानबाई से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। फिर उदय सिंह की पुत्री जो थी जगत गोसाई, उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, उससे विवाह कर लिया 1586 में, और इससे जो पुत्र पैदा हुआ वो था खुर्रम। वो था खुर्रम, जो बाद में जाकर के क्या बना? शाहजहां। शाहजहां, ठीक है साहब, शाहजहां। ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा कि गयास बेग की पुत्री, गयास बेग की पुत्री और अली कुली बेग की पत्नी, अली कुली बेग की पत्नी। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, ये विधवा ही थी, पत्नी थी ना पहले साहब, ये विधवा हो गए। और अली कुली बेग ये मर गया था, ये मर गया था ना, तो मेहरुनिसा को ये पहली बार नवरोज के अवसर पर ये देखा था। कौन? जहांगीर। और देखिए दूगो पत्नी रहते हुए भी मोहित हो गया था उस पर, मेहरुनिसा पे। ठीक है ना, उसकी सुंदरता को देख करके ये मोहित हो गया, और मेहरुनिसा से फिर क्या कर लिया? 1611 में ये विवाह कर लिया, 1611 में विवाह कर लिया, और यही मेहरुनिसा का ही नाम क्या रख दिया? नूरजहां। क्या नाम रख दिया? नूरजहां। ऐसा नहीं बात है। चलिए क्लियर है ना। तो एक पत्नी मानबाई, जगत गोसाई और मेहरुनिसा यानी नूरजहां। चलिए जहांगीर जो था ये न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता था। न्याय के जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध था? जहांगीर प्रसिद्ध था। जहांगीर की आत्मकथा कौन पूरा किया था? मोतबिंद खां। कई बार सवाल पूछा जाता है कि जहांगीर की आत्मकथा को किसने पूरा किया? याद रखिएगा, मोतबिंद खां। और इसकी जो आत्मकथा है किस भाषा में है? फारसी भाषा में। किस भाषा में है? फारसी भाषा में। क्लियर है ना। चलिए अब चलाइए, जो जहांगीर के समय में दरबारी चित्रकार हुआ करते थे वो उस्ताद मंसूर, जिसे उपाधि कौन सा मिला था? नादिर उल अस्त्र का मिला था। अबुल हसन, और अबुल हसन को इन्होंने जो उपाधि दिया था नादिर उल जमा का, कौन सा उपाधि? नादिर उल जमा की उपाधि दिया था। ठीक है ना साहब। चलिए इतना फैक्ट्स हम लोगों को ध्यान में रखना, क्योंकि जहांगीर पूछा है साहब, साधारण नहीं पूछा है, जहांगीर पूछा है। और आप देखिए कि मुगल वंश से सवाल एक ना एक रहता है, इसका मतलब समझ में आया? मुगल को ख़त्म करना है। और लेकिन आप देखिए कि अकबर से पूछा है तो वहाँ से भी अकबर का चीज़ें हम लोग डाल दिए हैं, जहांगीर पूछा है तो जहांगीर का डाल दिए हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक एक करके हम लोग हर राजा का टॉपिक कर रहे हैं क्लियर। चलिए जेम्स प्रथम का जो राजदूत था, ये कैप्टन हॉकिंग्स 1609 में तथा सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है साहब, जहांगीर के दरबार में आया था। और जहांगीर हॉकिंग्स को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। याद रखिएगा साहब, इंग्लिश खां की उपाधि किसे दिया था? ये हॉकिंग्स को। अब देखिए साहब,
दो अस्पा और सिंहस्पा, दो अस्पा और सिंहस्पा प्रथा कौन शुरू किया था? जहांगीर शुरू किया था। दो अस्पा सिंहस्पा। दो अस्पा क्या था कि मनसबदारों को सवार पद से 2 गुने घोड़े रखना पड़ता था। मतलब जो मनसबदार हुआ करते थे वो मनसबदार सवार पद से, मतलब जितना सवार होने वाले लोग होते थे उससे अधिक क्या रखना पड़ता था? घोड़ा रखना पड़ता था। क्योंकि अगर घायल घोड़ा हो गया युद्ध में तो फिर जितना सवार, वो सवार पैदल युद्ध करेगा क्या? नहीं ना। इसीलिए करके बोला कि जो मनसबदार है वो मनसबदारों को बोला कि सवार पद से आप घोड़ा को क्या रखिए? 2 गुना रखिए। क्योंकि ये दे दिया क्या कहते हैं, मनसबदार को ही अरेंज करने के लिए। ठीक है साहब, इसको पढ़ेंगे हम लोग जब टॉपिक को मुगल पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे सब क्या होता था। सिंहस्पा, ये मनसबदारों को सवार पद से 3 गुने घोड़े रखना होता था। 2 अस्पा में 2 गुना, देख रहे, 2 अस्पा में 2 गुना और सिंहस्पा में 3 गुना। ठीक है साहब। चलिए, जहांगीर के दरबार के प्रमुख जो चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर कई बार पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में रहते थे, चित्रकार थे, या जहांगीर के दरबार में कौन चित्रकार नहीं थे, इस तरह से। ठीक है साहब। तो उस्ताद मंसूर तो कई बार पूछा गया है। उस्ताद मंसूर के बारे में ना जाने कितना बार पूछा गया है, इसका कोई वर्णन नहीं, बीपीएससी हो या दरोगा हो। चलिए, अबुल हसन ये भी चित्रकार थे। आगा रजा, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, बिशन दास, गोवर्धन, मनोहर और फारूक बेग, ये सारे चित्रकार थे। ठीक है साहब। तो आप समझ सकते हैं कि इतने चित्रकार को उन्होंने अपने दरबार में रखा करते थे। तो इसका मतलब है कि उस समय का चित्रकारी कितना अपने उच्चतम शिखर पर होता होगा। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि संस्कृत कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिया था कौन? जहांगीर। ठीक है साहब, क्योंकि उपाधि के बारे में पूछा है। गयास बेग को इत्माद उद्दौला की उपाधि दिया। कौन सा उपाधि दिया? इत्माद उद्दौला को। ठीक है साहब। जहांगीर के पुत्र कौन कौन थे? खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। ठीक है साहब। इमाद उद्दौला का मकबरा कौन बनवाई थी? नूरजहां। और ये सवाल बीपीएससी पूछा है साहब, ये सवाल पूछा है बीपीएससी कि बताइए कि इत्माद उद्दौला का मकबरा किस शैली में बना हुआ है। सवाल इस तरह से पूछा था, किस शैली में बना हुआ, सवाल इस तरह से पूछा था ना। हम तो नहीं बोलेंगे, अभी आपको बढ़ाए थे। पर्चीकारी करके ऐसे कुछ बताए थे, पेटरा ड्यूरा बताए थे कुछ, तो फिर हम लोग भूल जाते हैं ना। तो चलिए जहांगीर आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना किया था। किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पे हो जाता है और इसे शहादरा जो लाहौर में है वहाँ का क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। और जहांगीर के जो मकबरा है उसका निर्माण कौन करवाए? नूरजहां। क्लियर है साहब? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और जल्दी से कर लेंगे। एक सवाल, गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? ये हम बीपीएससी में भी बताए हैं, ये भी बीपीएससी में बताए हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। आपको बताए थे कि इन्होंने बंगाल पर 1022 ईस्वी में आक्रमण किया था। और बंगाल पर जब 1022 में आक्रमण किया था महिपाल के खिलाफ, जब वो विजयी हुआ तब जाकर के उन्होंने क्या किया कि एक शहर बसाया जिसका नाम पड़ा गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, ये शहर बसाया और अपनी राजधानी भी बनाया और इन्होंने अपना उपाधि भी धारण किया गंगईकोंड चोलम। गंगईकोंड चोलम ये उपाधि धारण किया। और याद रखिएगा, जब पूछेगा ना कि गंगईकोंड चोलपुरम या गंगईकोंड चोलम की उपाधि किस राजाओं ने, किस चोल शासकों ने धारण किया, तो दे देगा राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय। ठीक है, इस तरह से सवाल देगा। तो हम लोग बताए थे याद करने का तरीका, बताए थे ना। देखिए यहाँ पर लिखा है गंगे मतलब गंगा मैया समझना है। और आपको पता है कि राजेंद्र पुल क्या है? अभी एक क्या गुण है?
राजेंद्रपुर क्या है, एक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि प्रथम द्वितीय देगा ना आप कंफ्यूज कर जाइएगा, दे देगा राजेंद्र प्रथम राजेंद्र द्वितीय, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। याद रखिएगा कि गंगा मैया सिमरिया में एगो पुल राजेंद्र पुल, और वो क्या गो पुल, एगो पुल, ऐसा नहीं बात है, तो याद रहेगा लॉजिकली, ठीक है ना, नहीं तो भूल जाइएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए, पूर्व मध्यकालीन भारतीय चोल साम्राज्य व्यापक स्तर पर किसके लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए। ये भी सवाल VVIS साहब कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य जाना जाता था? याद रखिएगा, चोल साम्राज्य, ठीक है। चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय थे, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती? तंजौर या तंजावुर, ठीक है साहब। संपूर्ण जो चोल साम्राज्य हुआ करता था वो 6 मंडलम, जो चोल साम्राज्य हुआ करता था ना, वहाँ के राज्य को, जिस तरह से हम लोग का राज होता है ना बिहार झारखंड, तो वहाँ के राज्य को मंडलम बोला जाता था। कई बार पूछ देगा कि चोल साम्राज्य में राज्यों को, प्रांतों को किस नाम से जानते थे? क्या बोलेंगे? मंडलम। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, जिसका उल्लेख प्रांतक वन के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। पूछा जाएगा कि किस अभिलेख में चोल वंश की स्थानीय स्वशासन का वर्णन किया गया, तो याद रखिएगा उत्तर मेरूर अभिलेख, ठीक है साहब। चलिए, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था, ठीक है साहब। तो एक सवाल ये जो स्थानीय स्वशासन है ये और अस्थाई नौसेना, ये 2 चीज़ें एकदम फिर से पूछा जाता है साहब, याद रखिएगा। और चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम 1022 में बंगाल अभियान में पाल शासक महिपाल को हराया तथा इसी अवसर पर गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण कराया एवं उसको अपनी क्या बनाई थी? राजधानी भी बनाई थी। गंगईकोंड को दूसरी राजधानी भी बनाई थी साहब, दूसरी राजधानी बनाई थी, और इन्होंने गंगईकोंड चोलम की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है साहब। चलिए, चोल वंश के काल में बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिण पूर्व एशिया में क्या हो गया था? प्रभाव बढ़ गया था, बंगाल की खाड़ी पर भी और दक्षिण पूर्व जो एशिया था वहाँ पर भी। चलिए, चोल वंश की सेना की सबसे बड़ी विशेषताएं क्या थी? एक सशक्त नौसेना, तो देखिए साहब यहाँ भी आई है, और ऊपर में बताए थे ये भी आई है, ठीक है साहब। चलिए साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है, बाकी हम लोग अब कल करेंगे। चलिए।